नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कैरियर इंडिया एजुकेशन में। मैं हूं अभिषेक। आज आपके लिए लेके आया हुआ हूं रूढ़िवादिता। इसके पहले यदि हम देखें तो हमने पूर्वाग्रह पर चर्चा की। पूर्वाग्रह की लगातार 2 क्लासें आई दोस्तों। उसके पहले हमने देखा जाए तो मनोवृत्ति पर चर्चा की। ये सभी टॉपिक कहीं ना कहीं एक दूसरे से ही संबंधित हैं। आज हम जो रूढ़िवादिता का देखेंगे या रूढ़िवादिता के बारे में जानेंगे, ये जो रूढ़िवादिता है ये दरअसल पूर्वाग्रह का ही संज्ञानात्मक रूप है। संज्ञानात्मक से मेरा मतलब है जो संज्ञान में आ जाता है। जिस प्रकार से हमने मनोवृत्ति को देखा था कि उसके 3 घटक थे जिसमें एक घटक संज्ञानात्मक भी था, उसी प्रकार से पूर्वाग्रह का जो संज्ञानात्मक रूप है वही रूढ़ि युक्ति या रूढ़िवादिता या स्टेरियोटाइप कहलाता है। आमतौर पर देखा गया है कि ये जो रूढ़िवादिताएं हैं ये बहुत समय से प्रचलन में चली आ रही हैं। जैसे कि बहुत सारी बातें हम कहते हैं, जैसे कि किसी जाति को लेकर, किसी धर्म को लेकर या किसी विशेष समुदाय को लेकर या अध्यापक को लेकर एक अपना विचार बना लेते हैं जो बहुत समय से चले आ रहे हैं। उन्हीं को रूढ़िवादिता कहते हैं। आपको इसमें समस्या तब होगी जब रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह में अंतर करने के लिए आएगा, क्योंकि मेन समस्या यही है। क्योंकि अक्सर रूढ़िवादिता को ही लोग पूरा का पूरा पूर्वाग्रह समझ लेते हैं, पर वो पूरी तरीके से पूर्वाग्रह नहीं है। पूर्वाग्रह जो है उसका संज्ञानात्मक रूप रूढ़िवादिता है। हमने देखा था कि पूर्वाग्रह जो है वो अधिकतम नकारात्मक था, लेकिन जो रूढ़िवादिताएं हैं वो नकारात्मक के साथ साथ में कुछ सकारात्मक भी होती हैं। ये पुरानी मान्यताएं हैं। इनको हम एक तरीके से कह देते हैं बोलचाल की भाषा में घिसी पिटी बातें या पुराना भेड़चाल। जो पुराने हैं उसी के अनुसार चल रहे हैं, उनका आज कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है, पर वैसी मान्यताएं हमने बना ली हैं। तो यही रूढ़िवादिता है। क्लियर है? तो रूढ़िवादिता को हमने थोड़ा सा समझा, अब धीरे धीरे परत दर परत और अच्छे से समझते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग मुख्य परीक्षा 2022-23 में जो मुख्य परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें सामान्य अध्ययन 4 में ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि पूर्वाग्रह के जस्ट बाद आता है, जिसका नाम है रूढ़िवादिता। क्लियर? तो ये जो यूनिट है, यदि यूनिट की बात कर लूं तो 2.4 है और क्लास की यदि हम बात कर लें तो 27 क्लास है या 27वीं क्लास है। इसके पहले 26 क्लासें डल चुकी हैं। दर्शन की पूरी क्लासें यानी फिलॉसफी की पूरी क्लासें अपलोड हो चुकी हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इतिहास का भी जो एक सीरीज है, इतिहास की जो सीरीज है उसको भी चलाने लगे हैं, वो चलने लगी है क्रमशः। अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता उसमें पार्ट 1 में हो चुकी है, अब सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपन चालू करते हैं। सबसे पहले विषय वस्तु पर ध्यान देंगे। हर बार की तरह कहूंगा जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि इसका महत्वपूर्ण पीडीएफ जिसके बिना क्लास तो अधूरी है वो आपको टेलीग्राम पर ही प्राप्त होगा। ठीक है? जैसे ही क्लास समाप्त होती है हम टेलीग्राम पर अपलोड कर देते हैं, आप जाके वहां से बढ़िया डाउनलोड करिए। जब मन पड़े तब पढ़िए, जब मन पड़े क्लास देख लीजिए, उसको एक बार दोहरा लीजिए। जो भी आपके विषय हैं वो बहुत अच्छे से मजबूत हो जाएंगे। विषय के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो भी मजबूत होते चले जाएंगे। देखिए, विषय वस्तु में हम देखेंगे रूढ़िवादिता का अर्थ, उसकी परिभाषाएं। अलग अलग जो व्यक्ति हैं, जो विद्वान हैं, जिन्होंने इनके बारे में अपनी परिभाषाएं दी हैं, अपने विचार व्यक्त किए हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन या प्रश्न आता है। रूढ़िवादिता की फिर विशेषताएं आएंगी, रूढ़िवादिता के प्रकार आएंगे, कितने प्रकार की ये होती हैं, रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह में अंतर। ये अंतर यदि आप लोग समझ गए, बहुत ही बारीक अंतर है दोस्तों, याद रखिएगा। आप इसको समझ लेने के बाद भी आप एक तरीके से रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रह यदि आपके सामने प्रस्तुत हो जाते हैं या आपके संज्ञान में, आपके दिमाग में आ जाते हैं, तो भी आप इनमें जब अंतर करेंगे तो आपको लगेगा कि अंतर तो हो ही नहीं पा रहा है, दोनों एक ही जैसे हैं। क्यों? क्योंकि पूर्वाग्रह का ही तो संज्ञानात्मक रूप रूढ़िवादिता है। वो कैसे है देखेंगे अपन आगे। भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता। भारतीय संदर्भ में क्या है रूढ़िवादिता? भारत में रूढ़िवादिता के प्रकार, है ना? तो इन सब चीजों पर हमको चर्चा करनी है। यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य से देखें तो पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता इन दोनों के ही चक्कर में अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो विश्व में बहुत सारी हानियां हो रही हैं। अभी आप लोगों ने देखा ये जो युद्ध चल रहा है कहीं ना कहीं इजराइल का, हमास का, या फिर हम कह सकते हैं इजराइल और फिलिस्तीन का। फिलिस्तीन के ही कुछ आतंकवादी टाइप के लोग हैं जो कि हमास हैं। तो ये जो युद्ध हो रहा है ये भी पूर्वाग्रह से ग्रसित है, रूढ़िवादियों से ग्रसित है। ये दरअसल विचारों की लड़ाई है जो व्यवहारिक रूप में आ चुकी है। अपने अपने आप को श्रेष्ठ कहना, अपने अपने आप को मजबूत कहना।
इसी चक्कर में कोई एक व्यक्ति एक पर हमला करता है तो दूसरा उसको मिटाने में पूरी जद्दोजहद कर देता है। इस तरीके की जो बातें हैं, जो पुरानी मान्यताएं हैं, पुरानी बातें हैं, उनका आज से कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी युद्ध किए पड़े हैं। तो आप समझिए इन पूर्वाग्रहों का, इन रूढ़िवादिताओं का कितना ज्यादा एक तरीके से देखा जाए तो मानव जीवन पर, मानव के मस्तिष्क पर इनका पूरा एक मजबूत आधार होता है, जिसकी वजह से इस तरीके के परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। सकारात्मक भी देखने को मिलते हैं पर वो बहुत कम मात्रा में होते हैं। इनका जो परिणाम है वो अधिकतम नकारात्मक ही आता है। चलिए, विषय वस्तु पे हमने ध्यान दे ली, अब हम आगे बढ़ते हैं। पूर्वाग्रह की तरह ही, देखिए, पूर्वाग्रह की तरह ही रूढ़िवादिता भी एक प्रकार का तत्वहीन, तर्कहीन, कोई तर्क नहीं होगा, भ्रामक अवधारणा है। क्लियर है? पूर्वाग्रह के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसे पूर्वाग्रह का संज्ञानात्मक कारण माना जाता है। क्लियर है? क्योंकि यह मनुष्य की सोच व चिंतन का ही परिणाम होती है। यह पूर्वाग्रह का संज्ञानात्मक कारण है। यह अनुकूल और प्रतिकूल भी हो सकती है। आमतौर पर पूर्वाग्रह को हम नकारात्मक ही मानते थे, पर वो भी सकारात्मक था, अधिकतम में नकारात्मक था। ये अनुकूल और प्रतिकूल दोनों होगी, यानी सकारात्मक यानी स्वीकारात्मक और नकारात्मक दोनों होगी। यह कहना कि पाकिस्तान धोखेबाज है, अमेरिका बुद्धिमान है, जापानी परिश्रमी होते हैं, आदि रूढ़िवादिताओं के ही उदाहरण हैं। यही रूढ़िवादिताओं के उदाहरण हैं, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि हर पाकिस्तानी धोखेबाज हो, हर अमेरिकन बुद्धिमान हो, हर जापानी परिश्रम हो। देखिए, ये जो बातें हैं बहुत पहले से चली आ रही, किसी कारण बस चली होंगी, धीरे धीरे समुदाय ने लिया, धर्म ने लिया, संप्रदाय ने लिया, देश ने लिया, और सभी में ये बातें एक तरीके से फैल गई, मनुष्य के मन में घर कर गई। अब वो जब भी अपना कार्य करेगा आज की डेट में, तो वो इनको पहले अपने दिमाग में रख लेगा। तो यही रूढ़िवादिताएं हैं, आज का उनसे कोई संबंध नहीं। और हर पाकिस्तानी धोखेबाज होगा, ये भी बात नहीं है सही। पर भारतीयों को ये समझा पाना कि हर पाकिस्तान धोखेबाज नहीं है, ये कार्य बहुत कठिन है। तो कुल मिला के इसमें परिवर्तन भी बहुत कठिनाई से होता है। यही रूढ़िवादिताएं हैं। जैसे अक्सर कह दिया जाता है कि जैसे हम स्कूल में हैं तो हमने किसी को देखा, जैसे कि अध्यापक को देखा, तो अध्यापक बहुत तेज होंगे, खतरनाक होंगे, तो बच्चे के अंदर पहले से ही डर बन जाता है कि अरे यार ये अध्यापक खतरनाक है। अब वो चाहे उनकी वेशभूषा देखकर हो रहा हो, शायद उनकी मूछों को देखकर हो रहा हो, या वो हाथ में एक डंडा लिए रहते हैं तो हो रहा हो, पर चूंकि रूढ़िवादिता है कि ऐसा व्यक्ति खतरनाक होगा तो मन में बन गई। यही रूढ़िवादिताएं हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे रूढ़िवादिताएं। अब आगे चलते हैं। रूढ़िवादिताओं का अर्थ और परिभाषा। मनोवैज्ञानिक है, एक नाम है जिनका वाटर लिपमैन, और प्रसिद्ध व्यक्ति है, इनका नाम अक्सर आपने सुना होगा, ने सर्वप्रथम स्टेरियोटाइप शब्द का प्रयोग किया। अपनी पुस्तक, उनकी ये पुस्तक आती है पब्लिक ओपिनियन। तो जब पब्लिक ओपिनियन आएगी तो आप किसके बारे में लिखेंगे? वाटर लिपमैन से संबंधित है या उनकी है, में किया। उन्होंने सबसे पहले स्टेरियोटाइप, इसी का मतलब होता है रूढ़िवादिता, इसका उन्होंने अपने उसमें बुक में सबसे पहले जिक्र किया। लिपमैन के अनुसार रूढ़िवादिता का अर्थ उन विचारों तथा युक्तियों से है जो मस्तिष्क में जागृत होने के बाद एक चित्र या प्रतिमा अंकित कर देती है। बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो रूढ़िवादिताओं से एक काल्पनिक चित्र, चित्र नहीं काल्पनिक चित्र, यानी वो कल्पनाओं पर आधारित है, उसका एक चित्र अपने आप बन जाएगा कि यार वो व्यक्ति तो ऐसा है, वो अध्यापक तो ऐसे हैं, पंजाबी इस तरीके के होते हैं, पाकिस्तानी ऐसे होते हैं, दक्षिण भारत के लोग ऐसे होते हैं, तो एक चित्र बन जाता है। तो ये कौन कह रहे हैं? वाटर लिपमैन। रूढ़िवादिता किसी समूह या विशिष्ट लक्षणों वाले लोगों की स्थल सामान्यीकरण के द्वारा निर्मित सामाजिक मनोवैज्ञानिक छवि होती है। मन की है तो मन से संबंधित है। दूसरे शब्दों में, हम अपनी समझ व विचारधारा के अनुसार दूसरे व्यक्ति या समूहों के प्रति जो मनोभाव बना लेते हैं उसे ही रूढ़िवादिता कहते हैं। जैसे दिन के 12 बजे, ये एक हंसी वाली बात है, सरदार जी का दिमाग खराब हो जाता है। अक्सर बोलते हैं पंडित तो होते ही पेटू हैं, सारे गोरी चमड़ी वाले बुद्धि में श्रेष्ठ ही होंगे, इस तरीके की मान्यताएं हो जाती हैं, है ना। इसी प्रकार रूढ़िवादिता से आशय विचारों एवं मनोवृत्तियों के स्वरूप से है, जिसके आधार पर हम किसी वस्तु, व्यक्ति एवं राष्ट्र आदि के प्रति एक ऐसा स्थायी और धर्म प्रतिमान बना लेते हैं जो आकार के चिंतन एवं गलत तथ्यों पर आधारित होता है। पुराने तथ्य हैं, हो सकता है किसी समय पर किसी व्यक्ति को लेकर सही रहे हों, पर आज वो सही नहीं है, इसीलिए उसको तर्कहीन कहा जाता है, विवेकहीन कहा जाता है। उनका कोई मजबूत आधार नहीं होता, बस वो चल रहे हैं और उनका चित्र हमने अपने दिमाग में बना लिया है। यही रूढ़िवादिता है।
वर्तमान में रूढ़िवादिता शब्द का प्रयोग वैज्ञानिक अर्थ में किया जाता है, जिसका आशय किसी समूह के सभी सदस्यों के बारे में विश्वास या स्थापित विचारों के एक ऐसे संग्रह से, ये विचारों का संग्रह होता है, जिसमें विवेकपूर्ण या तार्किक आधारों की कमी होती है। विवेकपूर्ण और तार्किक आधार इसमें नहीं होंगे। रूढ़िवादिता को विभिन्न विद्वानों ने निम्न अनुसार परिभाषित किया है। किम्बल और यंग क्या कहते हैं, सुन लिया जाए। यह एक अवधारणा है जिसके द्वारा हम अन्य व्यक्तियों का मिथ्या वर्गीकरण कर देते हैं, जिनके प्रति हमारी रुचि या अरुचि, स्वीकृति या अस्वीकृति की तीव्र संवेगात्मक अनुभूति जुड़ी होती है। या तो रुचि होगी, अरुचि होगी, स्वीकृति होगी किसी चीज को लेकर, किसी तथ्य को लेकर, किसी व्यक्ति, समुदाय, धर्म को लेकर, या अस्वीकृति होगी, उसी की संवेगात्मक अनुभूति से जुड़ी रहती है। तो ये किम्बल और यंग के अनुसार है। इन परिभाषाओं को आपको याद कर लेना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए यदि इससे संबंधित 20 नंबर में आपका उत्तर आ गया तो 20 नंबर में फिर आपको तथ्यों को भी बताना पड़ेगा कि किम्बल यंग के अनुसार किम्बल क्या बोल रहे हैं। दो परिभाषाएं हैं दोस्तों, दोनों को याद कर लेना। रूढ़िवादी वाले टॉपिक में बैरॉन तथा बर्न के अनुसार। अब ये क्या कह रहे हैं, किसी समूह के सदस्य के बारे में, मान ली सामने समूह है, उन सदस्यों के बारे में विश्वासों का एक ऐसा संग्रह। यहां पर क्या था, हमने देखा था कि संवेगात्मक अनुभूति जुड़ी होती, स्वीकृति, अस्वीकृति, रुचि, अरुचि। यहां पर विश्वासों का एक ऐसा संग्रह जिसमें विवेकपूर्ण आधार की कमी होती है, वही रूढ़िवादिता कहलाता है। यहां पर इन्होंने महत्वपूर्ण क्या बताया कि जिसमें विवेक नहीं है, विवेकपूर्ण अधिकार एक तरीके से नहीं है, आधार नहीं है, लेकिन वो समूह के प्रति अपने आप बन चुका है। तो ये बैरॉन और बर्न कह रहे हैं, और किम्बल यंग के अनुसार। तो ये जो दो परिभाषाएं हैं इनको आप लोग याद कर लीजिए। तथ्य के रूप में लिखने के लिए ज्यादा अच्छा माना जाता है जब उत्तर लेखन करते हैं, तो इनके अनुसार और इनके अनुसार। क्लियर है, आगे चलते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर, परिभाषाएं दोनों हैं, एक ही तरफ इंगित कर रही हैं। परिभाषा ऐसी नहीं है कि अलग अलग बातें बता रही हो, अलग अलग अर्थ है, अर्थ एक ही है उनका। उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि रूढ़िवादिता अशुद्ध या मिथ्या रूप से किसी व्यक्ति में उसके वर्ग सदस्यता के आधार पर अनुकूल या प्रतिकूल गुणों के निर्धारण की प्रवृत्ति है। इसके कारण हम किसी व्यक्ति में उसकी जाति, वर्ग, संप्रदाय या धर्म के बारे में प्रचलित अवधारणाओं के रूप में विशेषताओं को निर्धारित करते हैं, चाहे उसमें वैसी विशेषता हो या ना हो। सामने यदि कोई व्यक्ति दिख रहा है और कोई विशेष धर्म से है, तो चूंकि जो छवि आपने अपने मन में पहले से उनके प्रति बना रखी है, आपने बना रखी है या आपको समाज से मिल गई है या आपकी औपचारिक अनौपचारिक शिक्षाओं से मिल गई, जो छवि आपने बना रखी है वो वैसा ही आपको सामने दिखेगा, आप उसको वैसे ही ट्रीट भी करेंगे। यही रूढ़िवादिता है। जैसे नीग्रो संगीत प्रेमी होते हैं, जर्मनी मेहनती होते हैं। अब जर्मनी का कोई व्यक्ति आपके सामने आ जाए या नीग्रो कोई आपके सामने आ जाए तो आपके मन में वही होगा, संगीत प्रेमी होते हैं। समझना, जर्मनी का कोई आ जाए तो आपको लगेगा यार ये मेहनती होते हैं। अब वास्तव में वो मेहनती हो या संगीत प्रेमी हो या ना हो, पर आपके दिमाग में वो रूढ़िवादिता बन गई है, बन गई है। समझ में आया, आगे चलते हैं। रूढ़िवादिता की विशेषताएं। असत्य मिथ्या वर्गीकरण, ये उसकी विशेषताएं हैं। क्या क्या उसमें होगा, असत्य है, मिथ्या वर्गीकरण, विश्वास पर ये आधारित होती है, मतलब कि पुराने जो विश्वास थे उन पर आधारित है। पुराने ने कह दिया, हमने मान लिया और धीरे धीरे हम मानते चले गए। सकारात्मक व नकारात्मक प्रवृत्ति है। परिवर्तन में कठिनाई है, परिवर्तन में कठिनाई, क्योंकि इसके परिवर्तन में सबसे ज्यादा कठिनाई मानी हुई चीज है ना, मानसिक स्थिति है। मानसिक स्थिति में शुरुआत से ही बोलता आ रहा हूं आपको कि सबसे ज्यादा कठिनाई इंसान की मानसिक स्थिति यानी उसकी मनोवृत्ति में ही होती है, क्योंकि वो मान ली गई है ना। वर्तमान में जो चल रही है उनमें तो परिवर्तन संभव हो पाता है। क्यों हो पाता है, क्योंकि वो चल रही हैं, अभी विकसित नहीं हुई हैं, विकासशील है, परिवर्तन हो सकता है। पर जो स्थापित हो गई हैं वो विकसित हैं, वो जितनी विकसित हो गई हैं उसमें और ज्यादा उसमें चांद लगते जाते हैं, यानी उनमें और विकास होता जाता है, पर वो कम नहीं हो पाती। फिर भी कम करने के प्रयास किए जाते हैं, वो भी अपन देखेंगे। पर यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले वाले पॉइंट को, असत्य मिथ्या वर्गीकरण। शब्द से ही विदित हो जाता है दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरुआत से ही बता रखा है कि जब भी हम किसी चीज को डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे, तो वो जो शब्द होता है वो शब्द अपने आप में पूरी परिभाषा लिए हुए है, आपको बस उसको बहुत अच्छे से लिखना है। तो यहाँ क्या है, असत्य है, मिथ्या। मिथ्या हम किस चीज को कहते हैं कि जो जैसा है वो वैसा नहीं दिख रहा, उसी को कहते हैं मिथ्या।
जब मैंने आपको अद्वैतवाद पढ़ाया था तो उसमें मिथ्या शब्द को बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझाया था, क्योंकि अद्वैतवाद में जो आदि शंकराचार्य हैं वो इस जगत को मिथ्या कहते हैं। मिथ्या का मतलब होता है सामने जो है वो वैसा नहीं है जैसा हमको दिख रहा है, इसी का मतलब है मिथ्या। तो असत्य मिथ्या वर्गीकरण। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है। रूढ़िवादिताएं अतार्किक, अबौद्धिक व असत्य होती हैं। रूढ़िवादिताओं से प्रभावित होने के कारण व्यक्ति अन्य व्यक्तियों में उसके वर्ग से संबंधित गुणों का निर्धारण करता है, चाहे वह संबंधित वर्ग में हो अथवा ना हो। क्लियर? ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। विश्वास पर आधारित है, इनमें विश्वास होगा तभी रूढ़िवादियां आगे चलती हैं। विश्वास नहीं होगा तो रूढ़िवादिता वहीं टूट जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। पर चूंकि विश्वास इतना मजबूत होता है वो आगे बढ़ जाती है। रूढ़िवादिताएं अत्यधिक सरलीकृत हैं, सामान्यीकृत हैं, विश्वास पर आधारित होते हैं। लोगों की यह धारणा होती है कि अमुक वर्ग के सभी सदस्यों में एक समान विशेषता पाई जाती है। उदाहरण, अमेरिका को बुद्धिमान, ब्रिटिश को धोखेबाज मानना अत्यधिक सरलीकृत निष्कर्ष है। कोई इसमें विशेष ध्यान नहीं दिया गया, कोई जटिल प्रणाली के तौर पर देखा नहीं गया, ना ही विचार किया गया। हर किसी मनुष्य के लिए, जैसे मनुष्य हैं, व्यक्ति हैं, किसी को देखा उन्होंने तो उनके मन में जैसे पहले से बन गया कि ब्रिटिश धोखेबाज है। शुरुआत से अगर देखा जाए तो ब्रिटेन के हम गुलाम रहे, खास तौर पर भारतीयों के मन में ये चीज हमेशा रहती है। तो चूंकि वो धोखेबाज हैं, हमारे भारत में आए, भारत में आने के बाद भारत को ही गुलाम बनाया। पहले यहाँ पर व्यापारी बनकर आए, व्यापारी बन जाने के बाद में फिर शासक बन गए और हमारा शोषण किया। तो ये छवि बनी हुई है, बनी हुई है। अब हम जब किसी को देखेंगे तो ये छवि फिर से बन जाएगी, बन जाएगी। तो इसमें एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत सरलीकृत है, कोई ध्यान नहीं दिया, कोई इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, पर वो जो छवि है वो पहले से थी तो वो बन गई। तो इसीलिए इसको कहा गया है कि विश्वास पर आधारित है। और लास्ट वाला आप देखेंगे तो सरलीकृत निष्कर्ष है। आगे चलते हैं। अब आते हैं तीसरे पे, सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रवृत्ति। सकारात्मक नकारात्मक प्रवृत्ति क्या है? रूढ़िवादिताएं केवल नकारात्मक ही नहीं होती, समझिए, बल्कि सकारात्मक भी होती हैं। रूढ़िवादिताओं से वर्ग विशेष के लोग सहमत होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूर्वाग्रह है, जब मैंने आपको दो उदाहरण से बनाया था, जैसे एक तरीके से था विनोद और दूसरी तरीके से थे मदन। अब ये दो व्यक्ति हैं, अब इनका अपना ग्रुप है, अपना समाज है, और इनका अपना समाज है। दोनों के अपने अपने समाज हैं, दोनों की अपनी अपनी मान्यता है। मान लीजिए एक हिंदू है और एक सिख है, ठीक। अब ये जो दो व्यक्ति हैं इनको आप देखेंगे तो ये भले हो सकता है एक दूसरे से पूर्वाग्रहित हो, एक दूसरे के प्रति रूढ़िवादी भी हो, लेकिन अपनों के प्रति ये सही ही होंगे। तो ये सकारात्मक और नकारात्मक, यहां पर देखेंगे तो नकारात्मक प्रवृत्ति ला रहे हैं। और जब ये आपस में अपनों से मिलेंगे, मदन अपने आपस वालों से मिलेगा, अपने समूह वालों से मिलेगा, अपने संप्रदाय वालों से मिलेगा, तो वहां पर सकारात्मक होगा। तो एक तरफ ये सकारात्मक और दूसरी तरफ नकारात्मक होते हैं। ठीक इसी तरीके से पूर्वाग्रह भी होता है, पर यहां पर मैं आपको बता दूं, पूर्वाग्रह अधिकतम मामलों में नकारात्मक ही होता है, या उसका प्रयोग हम अधिकतम मामलों में नकारात्मक रूप में ज्यादा करते हैं। अभी मैं अंतर पर आ रहा हूं, अंतर पर आप और अच्छे से समझ पाएंगे। परिवर्तन में कठिनाई। देखिए, प्रायः रूढ़िवादिताएं परिवर्तित नहीं होती, यदि उनमें परिवर्तन होता भी है तो बड़ी कठिनाइयों से, क्योंकि बहुत पहले से चली आ रही है ना, बहुत अभ्यास कर लिया उनको बार बार मन में लाने का, तो वो इतने पहले से चली आ रही है कि उनमें परिवर्तन नहीं होता, होता है तो बड़ी कठिनाई से होता है। ऐसा पूर्वाग्रह में भी है, पर पूर्वाग्रह में कुछ चीजें इस तरीके से होती हैं कि जो अभी है। रूढ़िवादिता का मतलब है एकदम से ही वो पुरानी चीजें, घिसी पिटी चीजें, चाल चलन पुराना वही चलता आ रहा है, उसी पर मानेंगे हम, उससे आगे नहीं। पूर्वाग्रह वर्तमान में भी चलता जाता है। तो यदि पूर्वाग्रह विकासशील है तो उसमें परिवर्तन हो जाएगा, यदि बहुत पुराना है तो परिवर्तन होगा पर बहुत कम मात्रा में होगा। पूर्वाग्रह पहले से आने के उसमें है, पहले ही परिवर्तित कर दिया जाए, पर रूढ़िवादिताएं तो होती ही पुरानी चीजें हैं। क्लियर है? जैसे किसी भारतीय को यह समझाना कठिन होगा कि सभी पाकिस्तानी धोखेबाज नहीं होते, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था, वही उदाहरण यहाँ पर है। तो ये भारत के लोगों को ये समझाना कि पाकिस्तानी धोखेबाज नहीं होते बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रति 1947 से जब से देश आजाद हुआ है, फिर जब दंगे हुए और फिर पाकिस्तान वालों की जो कायराना हरकतें रहीं, भारत पर जो उन्होंने वार किए, कभी छुपकर, कभी सामने से, कभी आतंकवादियों के रूप में,
तो इन सब से भारत की जो उनके प्रति सोच है वो नकारात्मक हो गई है। अब इसको बदल पाना बड़ा कठिन है। तो वो हर एक पाकिस्तानी में दिखती है, पर हर पाकिस्तानी ऐसा होगा ये कहा नहीं जा सकता, है ना। आगे चलते हैं। रूढ़िवादिताओं के प्रकार। रूढ़िवादिताओं को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होती है व्यक्तिगत रूढ़िवादिता और एक होती है सामूहिक रूढ़िवादिता। व्यक्तिगत रूढ़िवादिता क्या है? यह व्यक्तियों से संबंधित होगी, जैसे अध्यापक कठोर होते हैं। इस प्रकार की रूढ़िवादिताओं का संबंध मात्र अध्यापक से ही होगा, यानी कि मात्र अध्यापक का मतलब मात्र व्यक्तिगत से ही होगा। ये किसी व्यक्ति विशेष से होंगे। जैसे जब आप किसी पुजारी को देखेंगे तो आपके मन में एक अलग प्रकार की छवि बन जाएगी। यदि आप किसी साधु को देखेंगे तो साधुओं के बारे में एक अलग हो जाएगी। या फिर आपने किसी सन्यासी को देख लिया। अब हो सकता है कोई व्यक्ति नॉर्मल है, गृहस्थ जीवन में है। अब यदि आपने एथिक्स को नहीं पढ़ा है, दर्शन शास्त्र को नहीं पढ़ा है, तो आप फिर आपके मन में सन्यासी जो व्यक्ति होगा उसकी जो छवि होगी वो उसी टाइप की होगी कि भैया माला पहने हैं, जूड़ा लगाए हुए हैं, गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं। पर लेकिन जब आप पढ़ लेंगे, जब आपकी ये मान्यताएं टूटेंगी कि नहीं यार, सन्यासी तो गृहस्थ में भी हो सकते हैं, घर में रहकर भी व्यक्ति सन्यासी हो सकता है, तब आपके मन में आएगा अरे यार कबीर भी तो सन्यासी थे, कबीर भी तो संत थे। तो आपके मन की धारणाएं टूटेंगी। लेकिन चूंकि पहले से मन में बना रखी हैं, है ना, तो ये होता है व्यक्ति के लिए, या व्यक्तिगत रूढ़िवादिताएं कहलाएंगी। ठीक है, जो किसी व्यक्ति के लिए बन जाए। अब है सामूहिक रूढ़िवादिता। सबसे ज्यादा नकारात्मक यही होती है दोस्तों। इसका संबंध होता है समूह से। जब किसी समूह, वर्ग विशेष, धर्म विशेष, संप्रदाय विशेष, या किसी देश विशेष या क्षेत्र विशेष, ये होती हैं सामूहिक रूढ़िवादिताएं। ये किसी जाति के व्यक्ति, जैसे इसका उदाहरण देखिए, किसी जाति के व्यक्ति अच्छे होते हैं, यह सामूहिक रूढ़ी बनाता है, या सामूहिक रूढ़ी युक्तियां हैं। सामूहिक रूढ़ी, जब हम किसी जाति के व्यक्तियों के प्रति बोलेंगे, ये वाला रा है दोस्तों। जब किसी हम पूरी जाति के व्यक्ति के लिए कह देंगे, धर्म के व्यक्ति के लिए कह देंगे, तो ये होता है सामूहिक रूढ़िवादिता। ठीक है, तो ये दो प्रकार की होंगी, एक व्यक्तिगत हो जाएगी, एक सामूहिक। आगे चलते हैं। पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता में अंतर। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों यही है। अब इसको समझना, एक एक पॉइंट उठाते हैं। पूर्वाग्रह, यहां पर इस तरफ में अगर देखा जाए तो पूर्वाग्रह है और दूसरी तरफ में रूढ़िवादिता है। पूर्वाग्रह का स्वरूप नकारात्मक होता है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में सकारात्मक होगा, वो भी अपनों के लिए। पर रूढ़िवादिताएं नकारात्मक भी हैं और सकारात्मक दोनों तरह की होंगी। पूर्वाग्रह में विरोध, प्रतिकूल भाव झलकता है। पूर्वाग्रह में जो विरोध होगा वो प्रतिकूल भाव झलकाता है। रूढ़िवादिता में अनुकूल या प्रतिकूल किसी भी तरह का व्यवहार कर सकती है। अब इसको समझते हैं, बहुत गहराई वाली बात है। पूर्वाग्रह में जब हम उसको अभिव्यक्त करेंगे, व्यवहार में लाएंगे, तो उसका जो भाव होगा वो प्रतिकूल ही होगा, नकारात्मक ही होगा। पर रूढ़िवादिताओं में अनुकूल या प्रतिकूल किसी भी तरह का व्यवहार होगा। क्लियर है। पूर्वाग्रह का संबंध मनोवृत्ति के कार्यात्मक घटकों से अधिक होता है। पूर्वाग्रह का जो संबंध होगा वो मनोवृत्ति के कार्यात्मक घटक से अधिक होगा, जो कार्य होंगे, कार्यात्मक घटक। लेकिन रूढ़िवादिताओं का संबंध संज्ञानात्मक घटकों से होता है। मन में चित्र बने हुए हैं, तो ये मन के हैं, बुद्धि के हैं, उस बुद्धि में चित्र बना लिए हैं, तो किसमें आ गया? संज्ञानात्मक आ गया। पूर्वाग्रह का संबंध मनोवृत्ति के कार्यात्मक, जो व्यवहार में उतरेगा, समझ गए, तो ये व्यवहारात्मक है, ये संज्ञानात्मक है। पूर्वाग्रह कम स्थायी होते हैं। पूर्वाग्रह कम स्थायी, क्योंकि पूर्वाग्रह को जब हमने बांटा था तो हमने देखा था कि उन पूर्वाग्रहों में परिवर्तन आमतौर पर किया जा सकता है जो पूर्वाग्रह विकास की अवस्था में है, तुरंत तोड़ दिया जाता है उन पूर्वाग्रहों को। लेकिन रूढ़िवादिताएं अधिक स्थायी होती हैं, बहुत पहले से चली आ रही। मन ने बहुत बार अभ्यास किया है इनका। मन जिन चीजों का जितनी बार अभ्यास कर लेता है वो उतना मजबूत हो जाती है। पढ़ाई में आपको कहा जाता है ना कि बार बार पढ़िए, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। तो इसका जब उल्टा प्रभाव यहाँ पड़ेगा, रूढ़िवादिताओं पर पड़ेगा, यानी रूढ़िवादिताओं को जब आप बार बार अपने मन में सोचेंगे तो अपने आप वो मजबूत होती चली जाएंगी। और चूंकि बहुत पहले से सोचते आ रहे हैं, बहुत पुरानी बातें हैं, तो रूढ़िवादिताएं अधिक स्थायी होती हैं। पूर्वाग्रह में परिवर्तन करना सरल है, रूढ़िवादिताओं में परिवर्तन कठिन होता है। ठीक है। पूर्वाग्रह प्रायः नकारात्मक परिणाम देते हैं और इनके आधार पर ही विभेद किया जाता है। विभेद क्या है? पूर्वाग्रह का जो व्यवहारात्मक पक्ष होता है, जिसको हम व्यवहार में ले आते हैं, वही विभेद कहलाता है। विभेद का मतलब होता है, भेद का मतलब एक दूसरे से भेद, और विभेद शब्द प्रॉपर
पूर्वाग्रह के लिए ही प्रयोग किया जाता है। विभेद को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। जिन लोगों ने पूर्वाग्रह नहीं पढ़ा हो दोस्तों, उस पर जाकर पूर्वाग्रह को पढ़ लें। 2 क्लासें हैं, बड़ी क्लासें हैं, एक बड़ी एक थोड़ी छोटी है। पूर्वाग्रह क्लियर हो जाएगा आपका। रूढ़िवादिताओं में सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। यहाँ पर क्या है, प्रायः नकारात्मक परिणाम आएंगे, पर जो रूढ़िवादिताएं होंगी उनमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही परिणाम आएंगे। तो हमने पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता में अंतर को देख लिया। रूढ़िवादिता का विकास एवं उसके निर्धारक। देखिए, पूर्वाग्रह की भांति रूढ़िवादिता के विकास पर भी अनेक कारकों का प्रभाव पड़ता है। कारक वही हैं जैसे पूर्वाग्रह के हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है बस। रूढ़िवादिताओं का निर्माण और विकास अनेक लोगों के अनुभव पर आधारित होता है, ना कि केवल एक व्यक्ति के अनुभव पर। क्योंकि ये समूह की, ग्रुप की बात हो रही है। अधिकांश का व्यक्ति समाज में प्रचलित रूढ़िवादिताओं को अन्य सदस्यों के अनुकरण के आधार पर सीखते हैं। एक समाज में प्रचलित रूढ़िवादिताएं वर्षों तक प्रचलित रहती हैं। उनके निर्माण और विकास में कुछ निर्धारक निम्न प्रकार से हैं। सामाजिक अधिगम, मिथ्या ज्ञान, ज्ञान का कोई यहाँ पे वो नहीं, ऐसा ज्ञान जो चला आ रहा है बस, जैसा है वैसा दिखता नहीं। सांस्कृतिक परंपराएं बहुत महत्वपूर्ण है। सामाजिक दूरी, प्रतिष्ठा सुझाव, अज्ञानता और कटु अनुभव। ये अनुभव का मतलब है, कटु अनुभव का मतलब खुद का व्यक्तिगत अनुभव। आपका किसी के साथ में ऐसा हो जाए कि आप किसी के साथ में हैं और उसने आपको धोखा दिया, तो आपका ये जो व्यक्तिगत अनुभव है वो हमेशा के लिए बन जाएगा कि भैया यार इस समाज के व्यक्ति से या ऐसे व्यक्ति से, इस पद के व्यक्ति से हमेशा दूर रहे। तो ये होता है कटु अनुभव। तो हम सबको एक एक खोलते हैं और देखते हैं। सामाजिक अधिगम, अन्य व्यवहारों की तरह रूढ़िवादिताएं भी समाज में रहकर सीखी जाती हैं। समाज के बुजुर्ग एवं वरिष्ठ लोग अन्य समूहों या उसके सदस्यों के बारे में बच्चों को जैसा बताते हैं उसी के अनुसार बच्चों में धारणाएं बनती हैं। पूर्वाग्रह में भी ऐसे ही हो रहा था। जैसे यह कहने पर कि एक जाति विशेष के लोग बहादुर, ज्ञानी, परिश्रमी या कमजोर होते हैं, जैसा बच्चों को आप बताओगे तो बच्चे के मन में वैसी छाप पड़ जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि सामाजिक अधिगम या समाजीकरण विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विकास का अवसर देता है। मिथ्या ज्ञान क्या है? रूढ़िवादिताएं आंशिक ज्ञान तथा अनुभव पर आधारित होती हैं। यदि एक जाति, वर्ग या समूह का कोई व्यक्ति कोई अनुचित व्यवहार करता है तो उसकी समस्त समूह या जाति के बारे में भी लोग वैसी धारणा बना लेते हैं। किया एक व्यक्ति ने है लेकिन बना पूरी जाति के लिए गया, और ये बहुत पहले किया गया था अब बन गया है, या फिर अभी किया गया है तो बन गया है। अब ये धीरे धीरे मान्यताएं प्रचलित हो जाएंगी तो पूरी जाति और समूह के साथ जोड़ लेंगे। अब जाति और समूह के साथ जोड़ना कितना गलत है। देखिए, कोई भी आतंकवादी, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, कोई भी आतंकवादी बस आतंकवादी होता है, वो कोई विशेष धर्म से संबंधित नहीं होता। धर्म की वो आड़ लेते हैं और इस तरीके के कार्य करते हैं, लेकिन जो आतंकवादी है वो आतंकवादी ही होता है। जैसे हमास ने हमला किया इजराइल पर, तो हमास एक तरीके से आतंकवादी, क्योंकि आतंकवाद फैलाने की कोशिश की उन लोगों ने। तो इसको किसी धर्म विशेष से जोड़ने की आवश्यकता नहीं, इनका एक ही धर्म है, वो है आतंक, आतंक को फैलाना। हम क्या करते हैं, जब ऐसा होता है तो हम किसी जाति, समूह, वर्ग से जोड़ लेते हैं, फिर वो रूढ़िवादिताओं का रूप ले लेती हैं, पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। तो ये मिथ्या ज्ञान पर आधारित है, कोई तर्क नहीं लगाएंगे। अब जब उसी समुदाय का कोई दूसरा व्यक्ति मिलेगा तो मन में छवि चूंकि वही बनी हुई है, रूढ़िवादिताएं हैं, तो तुरंत ऐसा लगेगा कि कहीं ये भी तो इस तरीके का नहीं है। यही होता है मिथ्या ज्ञान। तो ये मिथ्या ज्ञान पर आधारित होती है। सांस्कृतिक परंपराएं, यह भी रूढ़िवादिता के विकास का महत्वपूर्ण कारक है। प्रत्येक समूह या समाज में अन्य समूह, जाति, वर्गों या देश के बारे में कुछ ना कुछ अनुकूल एवं प्रतिकूल धारणाएं प्रचलन में होती हैं। उनका पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण होता रहता है। इससे रूढ़िवादिताओं का जो है प्रभाव बना रहता है। ये सांस्कृतिक परंपराएं हैं, इनसे भी रूढ़िवादिताएं आ जाती हैं। जैसे जो एक तरीके से रूढ़िवादिताएं पुराने समय में सती प्रथा की थी, तो ये एक रूढ़िवादिता थी, और पूर्वाग्रह तो दोनों ही। तो वो इतनी ज्यादा रूढ़ी हो गई थी और इतनी ज्यादा आदमी लोग उसको मानता हुए चल रहे थे कि भैया जो सती हो जाएगा वो देवी माँ बन जाएंगे। जिंदा आदमी को जला दो और बाद में कह दो कि भैया ये देवी है, और यदि पति के साथ मरोगी तो सीधे स्वर्ग जाओगी, अन्यथा यहाँ क्या करोगी। सती प्रथा का कंसेप्ट, कभी मैं आऊंगा इतिहास पर, उस पर आने वाला हूं। जब आप इतिहास को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सती प्रथा का कंसेप्ट शुरुआत में किस तरीके से आया और बाद में वो किस तरीके से प्रचलन में हो गया। सती होना दरअसल उनकी मजबूरी बन गई थी, बाद में उसको धार्मिक रूप दे दिया गया। यही रूढ़िवादिताएं हैं।
इसी प्रकार है सामाजिक दूरी। यदि समाज के विभिन्न वर्गों में आपस में अपेक्षित मेलजोल नहीं है तो इसे एक दूसरे के बारे में गलतफहमी पैदा होने की संभावना बढ़ती है। इसी कारण लोग एक दूसरे के बारे में नकारात्मक या मिथ्या धारणा बना लेते हैं और संबंधों के अभाव के कारण समाज की जो नई पीढ़ी के लोग हैं इन्हीं को स्वीकार कर लेते हैं। होता क्या है, जब लोगों में सामाजिक दूरियां बढ़ जाती हैं, जैसे किसी के बारे में कुछ विचार बना लिया और विचार बनाने के बाद में उससे दूर हट गए। अब विनोद है, विनोद ने मदन से दूरी बना ली। क्यों बना ली? क्योंकि मदन किसी विशेष धर्म से है और विनोद के मन में उस धर्म के प्रति या उस जाति के प्रति मन में बैर भाव है। बैर भाव इसलिए है क्योंकि वो ऐसा सोचता है कि इस जाति के लोग ऐसे होते हैं। अब विनोद ने ऐसी दूरी बना ली कि विनोद जाएगा ही नहीं, क्योंकि दूरी तो बनी गई, नकारात्मक आ गई, नफरत पहले ही आ गई, तो विनोद जाएगा नहीं। लेकिन यदि विनोद और मदन साथ में किसी एक जगह पर कार्य करने लगे और बिना एक दूसरे के काम के वो काम नहीं होता हो, तो ये लोग आपस में मिलेंगे जुलेंगे, मन की जो गलत फहमियां हैं वो दूर होती चली जाएंगी और ये लोग अच्छे दोस्त हो जाएंगे। जो रूढ़िवादिताएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी, जो पूर्वाग्रह हैं वो समाप्त हो जाएंगे। इसी तरीके से हमने पूर्वाग्रह में भी देखा था कि आपसी मेलजोल, यहीं पर है सामाजिक दूरी। ठीक, तो ये तो कारण थे। प्रतिष्ठा सुझाव, ये क्या है? यह भी रूढ़िवादिता के निर्माण एवं विकास को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। किस तरीके से? लोग दूसरे समूहों, वर्गों, जातियों या धर्म के सदस्य के बारे में इसलिए भी रूढ़ी युक्ति बना लेते हैं क्योंकि उनके समूह के प्रतिष्ठित लोगों का वैसा ही सुझाव और विचार होता है। जैसा जाति के नेता ने अगर किसी पार्टी को खराब घोषित कर दिया तो उसके समर्थक इसे वोट नहीं देंगे। इसी को कहते हैं अंधभक्त। कैसे अंधभक्त? जब ऐसा लगता है कि हमारे समाज का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है, वो प्रतिष्ठित व्यक्ति कहीं ना कहीं सामने वाले समूह से नफरत कर रहा है और कोई कारण बता रहा है, तो हम भी उसी के जैसे करने लगेंगे, क्योंकि हम उसको मानते हैं, हम उसके विश्वास पर चलते हैं। तो यहाँ पर यही है। तो जैसे कोई नेताजी हैं, तो अब नेताजी ने क्या कहा कि भैया ठीक है, दो प्रकार की हैं पार्टियां, एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है। तो बीजेपी के जितने भी समर्थक होंगे, बीजेपी भले उनके साथ गलत कर रही हो, पर वो वोट बीजेपी को ही देंगे, दूसरे को नहीं दे सकते। ये भी है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है और चूंकि वो अपने पार्टी के लिए है। इस तरीके से ये भी रूढ़िवादिता में ही आता है। इसी तरीके से भी रूढ़िवादिताओं का जन्म हो जाता है। अज्ञानता, सबसे प्रमुख कारण तो अज्ञानता है। अभी जितने भी कारण अपन ने देखे इन सबके पीछे सबसे प्रमुख कारण है अज्ञानता। रूढ़िवादिताओं का विकास व्यक्ति की अज्ञानता के कारण भी होता है। प्रायः लोग अज्ञानता के कारण इसको सही मानकर स्वीकार कर लेते हैं और अन्य लोगों के बारे में नकारात्मक धारणाएं बना लेते हैं। अर्थात वास्तविक सूचनाओं के अभाव में रूढ़िवादिताओं के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता रहता है। अज्ञानता क्यों कहा यहाँ पर? देखिए, इन सभी के पीछे अज्ञानता प्रमुख कारण है। अज्ञानता का सीधा सा मतलब है कि आपको भी ईश्वर ने मनुष्य बनाकर भेजा है। आपके पास मन है। मन दो तरीके से चलता है दोस्तों। मन में मान लीजिए ये मन है, ये मन दो तरीके से चलेगा। ये प्लस भी चल सकता है, माइनस भी चल सकता है, यानी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों चल सकता है। अब मन को किस ओर आपको ले जाना है? यदि आप में ज्ञान होगा, आप अपने मन में तर्क कर सकते हैं, आप अपने मन की बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं, विवेक का प्रयोग कर सकते हैं, तो आप प्लस की ओर बढ़ जाएंगे। उसी मन को हम बाद में क्या कह देते हैं? बुद्धि। उसको हम विवेक कह देते हैं। क्लियर है? और उसी मन को जब हम नकारात्मक जगह पर ले जाएंगे तो वो अविवेक हो जाएगा। और अविवेक किसकी वजह से आता है? अज्ञान की वजह से। अज्ञान क्या है? अज्ञान को यदि हम देखें तो एक तरीके से देखा जाए सही और गलत को ना पहचान पाना। अब जब नहीं पहचान पाएंगे तो क्या करेंगे? किसी दूसरे की बातों में आ जाएंगे, क्योंकि खुद के दिमाग को कमजोर भी समझ लिया, खुद विचार भी नहीं कर पा रहे। अरे यार हमें कुछ, वो जो कह दे वो सही है, वो जो प्रतिष्ठित व्यक्ति कह रहा है वही सही है, वो शायद अपने फायदे के लिए कह रहा हो पर आप उसको मान लोगे। यही अज्ञान है। अपने खुद का विवेक का प्रयोग ना करना, अपने अपने ज्ञान को बिल्कुल भी नहीं टटोलना, ना दिमाग में घोड़े दौड़ाना, इनसे कोई मतलब नहीं। सीधा किसी सामने वाले ने कह दिया और हमने मान लिया, यही अज्ञान है और अंधे होकर उसके पीछे चले गए। तो इन सब के पीछे अज्ञानता तो प्रमुख कारण है। और ये कटु अनुभव, अब ये अनुभव क्या है? जैसा भी मैंने बताया था, रूढ़िवादिताओं का निर्माण व्यक्ति को होने वाले कटु या असुखद अनुभवों के द्वारा भी होता है। यदि व्यक्ति को किसी से कोई कष्ट पहुंचता है तो वह उसके और उसके समूह के बारे में अनेक नकारात्मक धारणाएं बना लेता है। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं कितना ज्यादा युद्ध हो रहा है इजराइल का और हमास का युद्ध। अगर आप इसमें देखेंगे तो अभी जैसा कि न्यूज चैनलों में चल रहा है, क्या चल रहा है कि हमास ने इजराइल के बहुत सारे व्यक्तियों को मार दिया,
मार दिया। अब जब मार दिया तो उसमें बच्चों को भी नहीं छोड़ा, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, तो आपके मन में एक तरीके का अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब वो अनुभव आपके मन में हो रहा है। सोचिए जब आपके मन में अनुभव हो रहा है तो जो वहां पर उनके रिश्तेदार होंगे उनके मन में कितना कटु अनुभव हो रहा होगा। यही कटु अनुभव आगे चलकर रूढ़िवादिताओं का रूप ले लेते हैं। फिर वो जब भी सोचेंगे तो वो कटु अनुभव के साथ ही सोचेंगे और फिर व्यवहार में भी उतारेंगे। तो यही चीजें होती हैं। तो कटु अनुभव क्लियर। आगे चलते हैं। अब सामाजिक जीवन में रूढ़िवादिता का महत्व। सामाजिक व्यवहार में नियंत्रण होगा, मानव व्यवहार का मार्गदर्शन होगा, मानसिक चित्रों का निर्माण है, भविष्यवाणी में सहायता है और व्यावसायिक प्रचार में सहायक है। चलिए एक एक को उठाते हैं। सामाजिक व्यवहार का नियंत्रण। रूढ़िवादिताएं समाज के सामने व्यक्तियों और समूहों के प्रति मानक प्रदान करते हैं, जिनके अनुसार व्यक्ति को अपने व्यवहारों को संशोधित और नियंत्रित करने में मदद मिलती है। अपने समाज की स्त्रियां, सुनिएगा ये उदाहरण है, अपने समाज की स्त्रियां पति को देवता मानती हैं। इस प्रकार की रूढ़ि युक्तियां, अब देखिए ये रूढ़ि युक्ति सही है क्योंकि सकारात्मक नकारात्मक दोनों थी, तो हमने अभी तक देखा अधिकतम नकारात्मक रूप में, इसको अब सकारात्मक रूप में देखें। तो अपने पति को क्या मानती हैं? वो बोलते हैं ना पति परमेश्वर। अब आजकल मानती हैं कि नहीं मानती हैं, लेकिन अधिकतम जगह तो मानती हैं यार। तो इस प्रकार की जो रूढ़ि युक्तियां हैं स्त्रियों को अपने पति में आस्था रखने की बात करती हैं। इसी प्रकार सैनिकों की जो रूढ़ियां हैं उनकी भी अपनी रूढ़ियां हैं, लेकिन हैं जैसे सैनिकों को न केवल युद्ध में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करेंगी बल्कि युद्ध मैदान में उन्हें पीठ दिखाने से भी रोकती हैं। इसी प्रकार विद्यार्थियों की अपनी रूढ़ियां हैं। सुबह उठकर पढ़ना है। एक आप लोगों ने सुन रखा होगा, एक श्लोक आता है, वो श्लोक मेरे को याद नहीं आ रहा है, काग चेष्टा वको ध्यानम, है ना, श्वान निद्रा, इस तरीके का एक श्लोक है। तो वो दरअसल विद्यार्थियों के लिए है। तो वो भी रूढ़ि युक्ति है, पुरानी बात है, लेकिन उसका महत्व आज भी है। विद्यार्थी यदि उपयोग करते हैं तो अच्छे नंबर भी ला सकते हैं, अच्छी मेहनत कर सकते हैं। इस तरीके की रूढ़ियां जो सामाजिक व्यवहार का, इनसे नियंत्रण भी होगा। क्लियर है। मानव व्यवहार का मार्गदर्शन करेंगी। कैसे? रूढ़िवादिताएं मानव व्यवहार का मार्गदर्शन करती हैं। आधुनिक युग में व्यक्ति दिन प्रतिदिन व्यस्त होता जा रहा है, उसके पास लोगों से घुलने मिलने के समय का अभाव है ही नहीं समय। या तो मोबाइल में घुस जाएंगे, मोबाइल में नहीं होंगे तो फिर अपने काम पर होंगे। तीसरी जगह तो जा ही नहीं रहा ना व्यक्ति, कहाँ उसके पास समय है कि प्रकृति के पास जाए, किसी से मिले, किसी से नहीं मिलता। उसने जो सोशल प्लेटफॉर्म है उसी को सब कुछ बना लिया है। वो सोचता है वास्तविक दुनिया यही है। कुछ बात हो जाए तो अगर फोन लगाया जाए तो उसके एक दोस्त नहीं आ पाते। इस तरीके का माहौल हो गया है, तो मिलने का अभाव है। रूढ़िवादिता के माध्यम से वह दूसरे व्यक्तियों का परिचय प्राप्त कर अनुमान लगा लेता है कि कौन व्यक्ति किस प्रकार का है तथा किस व्यक्ति के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार रूढ़िवादिता मानव व्यवहार का मार्ग निर्देशन भी करती है, दूसरे से पता कर लेगा। मानसिक चित्रों का निर्माण। जब एक व्यक्ति कुछ रूढ़ियों को बताता है या सुनता है तो उस रूढ़ि युक्त से संबंधित मस्तिष्क में एक चित्र अंकित होता है। आपके मन में भी अंकित होता होगा। किसी व्यक्ति को देखिए, अपने टीचर को देखिए, जब भी आप अपने टीचर को देखेंगे, कोई खतरनाक टीचर को, तो अपने मन में एक बन जाएगा चित्र, अरे यार खतरनाक। कोई अच्छे होंगे तो अच्छा बन जाएगा। किसी भी धर्म के प्रति भी आप देखेंगे तो एक चित्र अपने आप बन जाएगा कि यार इस तरीके के हैं। तो ये चित्र अंकित होते हैं, हालांकि ये काल्पनिक है। रूढ़ि युक्ति से संबंधित मानसिक चित्र बनने के बाद व्यक्ति इस रूढ़ि युक्ति के अनुसार कार्य भी करेगा, व्यवहार भी करता है। जैसे कायस्थ खोपड़ी बोलते या सुनते ही मस्तिष्क में एक चित्र अंकित हो जाता है कि कायस्थ व्यक्ति के साथ होशियारी से व्यवहार करना। कायस्थ का मतलब कौन है? कायस्थ एक तरीके से देखा जाए तो जो लाला लोग होते हैं, लिखा पढ़ी वाला जो कार्य करते हैं, उन्हीं को कायस्थ कहा जाता है। तो ऐसे बोलते हैं कायस्थ खोपड़ी, देखा होगा आप लोगों ने, सुन रखा होगा। तो इसमें एक चित्र अंकित हो जाता है कि भैया जब भी लाला या कायस्थ आदमी हमें सामने से मिले या देखें तो उनके संग में होशियारी से रहना, पता नहीं क्या करें। तो इसको बोलते हैं कायस्थ खोपड़ी। जैसे बोलते नहीं है ब्राह्मण बुद्धि, बामन बुद्धि, है ना, ये भी चलता है। तो ये सभी की सभी रूढ़ियां हैं। ठीक है। जैसे भविष्यवाणी में सहायता, जैसे गुप्ता जी के बारे में बोला जाता है। जैसे गुप्ता जी हैं तो उनके बारे में बोला जाएगा कि अरे भैया गुप्ता जी हैं, ध्यान से, बहुत अच्छे से हिसाब किताब इनको आता है। इस तरीके से ये सभी रूढ़िवादिता है। तो इनसे मानसिक चित्रों का निर्माण हो जाता है। आपके मन में भी होता होगा, करके देखिए। भविष्यवाणी में सहायता। रूढ़िवादिताएं हमें भविष्यवाणी करने में सहायता करती हैं। बिल्कुल, हम जैसे ही किसी व्यक्ति को देखेंगे, कोई काम करना होगा उसके साथ में, तो हमने पहले से चित्र बना रखा है, तो बता देंगे ये काम नहीं होगा। अच्छा, इसके साथ में होशियारी से रहना। अच्छा, ये तो काम हो ही नहीं सकता। अच्छा, इनके साथ में हो, ये काम आपका करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पहले से बन गई, सहायता करती हैं। जैसे जर्मनी मेहनती होते हैं,
गोरखा लोग बहादुरी से लड़ते हैं। अब मान लीजिए कोई लड़ाई है, गोरखा आपके पास में है, तो आपको पता है, तो आप पहले से ही भविष्यवाणी कर देंगे, अरे गोरखा आ गए, अब तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, तो पहले से ही भविष्यवाणी हो जाएगी। व्यवसायिक प्रचार में सहायक। व्यवसायिक प्रचार में रूढ़िवादिताएं अत्यंत सहायक हैं। बाजार में कुछ प्रतिष्ठानों की अच्छी ख्याति होती है, व्यवसायिक रूप से भी होती है। जैसे किसी कंपनी का माल अच्छा होता है तो इस कंपनी का नया उत्पाद बाजार में आता है, तो रूढ़िवादिताएं इसके प्रचार में सहायक होती हैं। जैसे आजकल समाज में देखा जाए तो एप्पल को एक ब्रांड मान लिया गया है, मान लिया है कि नहीं। अब एप्पल इतना बड़ा ब्रांड हो गया है कि वो मार्केट में आते ही साथ बिकने लगता है, वो अपने ब्रांड से ही बिकता है। अब आप लोग देखेंगे कि एप्पल का मोबाइल देते समय वो उसमें बहुत सारी सुविधाएं नहीं देते, उसके बावजूद भी वो बहुत ज्यादा महंगा है, और महंगा है इतना ज्यादा, इसके बावजूद भी बहुत ज्यादा बिकता है वो, है ना। मार्केट में बहुत ज्यादा मांग है उसकी। जैसे ही कोई नया लॉन्च होगा, लोग पहले से ही उसकी जो बुकिंग है वो करवाने लगते हैं। तो ये उनकी ख्याति है। तो व्यावसायिक प्रचार में भी सहायक है। ये रूढ़िवादिता ही मन में बनी हुई है कि एप्पल का मोबाइल लेंगे तो लोग हमें उच्च समझने लगेंगे। ये रूढ़िवादिता है कि प्रायः लोग अगर ऐसा मोबाइल या ब्रांडेड मोबाइल हाथ में ले रहे हैं तो लोग ये समझते हैं कि ये उच्च है, या ये प्रबुद्ध है, ये अभिजात वर्ग के हैं, या इनका स्टैंडर्ड हाई है, इसीलिए लोग उसको खरीदते। तो ये एक रूढ़िवादिता ही है जो पहले से चलती आ रही है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, तो वो प्रचार में सहायक होती है। जैसे कि मान लीजिए कंपनी है, अमेजोन है मान लीजिए। अब आपने देखा कि अमेजोन में कहीं ना कहीं जो सामान है वो अच्छी तरीके से आता है, क्वालिटी वाला भी होता है, तो आप अपने मन से फिर बार बार उसी के पास जाएंगे या उसी को देखेंगे और उसी से अपने सामान को बुक करवाएंगे। इस तरीके से समझ गए, व्यवसायिक प्रचार में सहायक। भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिताएं। भारत एक काफी विविधता युक्त सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाला देश है। प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति व समाज काफी समृद्ध रहे, परंतु देश में आज के वैज्ञानिक युग में भी अनेक प्रकार की रूढ़ियां देखने को मिलती हैं, जो देश व समाज के विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। भारत में रूढ़िवादिताओं के विकास के निम्नलिखित कारण माने जाते हैं। शिक्षा की कमी, ग्रामीण पृष्ठभूमि। शिक्षा की कमी तो बड़ा कारण है, अज्ञानता तो एक प्रमुख कारण था ही। अब देखिए, ग्रामीण पृष्ठभूमि, सामाजिक संरचना, धर्म का ज्यादा प्रभाव, सामाजिक असमानताएं, ऐतिहासिक कारक और अन्य कारक। दोस्तों, ये जो प्रश्न है एक तरीके से ये तो पूरा कंसेप्ट है, प्रश्न नहीं है। प्रश्न ऐसे आ सकता है कि भारतीय संदर्भ में रूढ़िवादिता का क्या महत्व है और इसके क्या नुकसान है, या क्या रूढ़िवादिता का क्या महत्व है और इसके क्या फायदे हैं। प्रश्न दोनों तरीके से आ सकता है, ठीक है। तो इसमें जब भारतीय संदर्भ लग जाएगा तो ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक, चलिए अब उसको देखते हैं अपन एक एक। ये तो पूरा कंसेप्ट है। प्रश्न को जब आप उत्तर लिखेंगे तो उत्तर को प्रश्न के अनुसार घुमा देना पड़ेगा। वो कैसे घुमाना है, बीच बीच में मैं लेके आता हूं। जब उत्तर लेखन पे बिल्कुल ऐसे जैसे उत्तर लेखन लिखना है या करना है, तो वो मैं कॉपियों को लेके आता हूं, लिखा हुआ उसको देखेंगे तो धीरे धीरे आपको सब समझ में आने लगेगा। शिक्षा की कमी। देश में आज भी लगभग 30% जनसंख्या अशिक्षित है। इनमें भी महिलाओं, अनुसूचित एवं पिछड़े वर्गों की स्थिति काफी निम्न है, जो रूढ़िवादिता को जन्म देती है। ठीक, ग्रामीण पृष्ठभूमि। भारत में ग्रामीण पृष्ठभूमि है। भारत की जो 2/3 से अधिक जनसंख्या है, यानी भारत को 3 भागों में बांटेंगे तो 2 भाग में तो जनसंख्या ग्रामीण ही है और ग्रामीण क्षेत्र में ही निवास करती है, जहां पर आधुनिक शिक्षा, वैज्ञानिक सोच आदि की काफी कमी है। सामान्य संरचना। लगभग संपूर्ण भारतीय समाज की संरचना इस प्रकार की है कि रूढ़िवादिता को प्रश्रय मिलता है, क्योंकि हर कहीं यही बातें चल रही हैं। जैसे पुरुषवादी मानसिकता, महिलाओं को निम्न समझना, जातिगत ऊंच नीच आदि। यहाँ पर रूढ़िवादिताओं में जो है बहुत सारी ऐसी रूढ़िवादिताएं हैं। ये भी रूढ़िवादिता ही है कि आज के समाज में जहां पर सभी लोग समान तौर पर हैं, संविधान में भी बहुत पहले ये बात कह दी गई है, कानून भी बने हुए हैं कि सभी लोग समान तरीके से, फिर भी पुरुष प्रधान समाज देखने को मिलता है और पुरुष अपने आप को उच्च मानते हैं, महिलाओं को कम आंकते हैं। तो ये है एक तरीके से पुरुषवादी मानसिकता। तो ये सामान्य संरचना है। धर्म का ज्यादा प्रभाव, ये तो हमेशा रहा। भारत में मुख्यतः ग्रामीण एवं जनजाति लोगों में हर कार्य, सोच आदि पर धर्म का बहुत अधिक प्रभाव है, जो एक सीमा तक रूढ़िवादिता को बढ़ाने में सहयोगी है। सामाजिक असमानता। भारतीय समाज में जाति, वर्ग, धर्म आदि को लेकर काफी असमानता मौजूद है, जो रूढ़िवादिता का कारण है। ऐतिहासिक कारक देख लिए जाएं। भारतीय समाज को विदेशियों के द्वारा प्राचीन काल से ही पिछड़ा हुआ माना जा रहा है। एक ये भी बहुत बड़ा प्रमुख कारण है, जिस कारण से भी देश में रूढ़िवादिता प्रचलित रही।
भारतीय समाज में जब बाहर के लोग आते हैं या बाहर के लोग आए, चाहे मुगलों की बात कर ली जाए, चाहे तुर्कों की बात कर ली जाए, अंग्रेजों की बात कर ली जाए, इन सब लोगों ने अपने आप को महान कहा और भारत के लोगों को तुच्छ कहा या कमजोर कहा या कम कहा। तो इससे भी ये ऐतिहासिक कारण है कि व्यक्तियों की जो मानसिकता है वो कमजोर होती चली गई और अपने आप को उन्होंने वैसे भी कमजोर समझ लिया। इसीलिए समय समय पर, चाहे अब छठी शताब्दी आंदोलन में देख लें, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में देख लें, 19वीं शताब्दी का धर्म सुधार आंदोलन देख लें, इन सब में अगर देखा जाए तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे व्यक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ कि जिन्होंने कहा कि हम स्वयं अपने आप में पहले से ही महान हैं। अपने आप को बड़ा बताना और तर्क के साथ बताना, अपने वेदों के साथ, अपने उपनिषदों के साथ ये सब बताने का प्रयास किया। पर चूंकि मान्यताएं हैं चलती जाती हैं, है ना। अन्य कारण क्या क्या है? लोगों में जागरूकता की कमी, वैज्ञानिक सोच की कमी, परिवर्तनों को शीघ्र स्वीकारने की मानसिकता का कम होना। लोग परिवर्तन को शीघ्र नहीं स्वीकारते। ये मैं आपको एक मनोवैज्ञानिक फैक्ट भी बता दूं दोस्तों, ये जो हमारा मन होता है इसको परिवर्तन स्वीकार नहीं, पहली बात। और प्रकृति परिवर्तन के सिद्धांत पर चलती है, तो चूंकि इसको परिवर्तन स्वीकार नहीं है, किसको? मन को। और प्रकृति में दिन प्रतिदिन, पल प्रतिपल परिवर्तन हो रहा है, मन को स्वीकार नहीं हो पाता, इसीलिए वो पुराने ढर्रे पर अपने आप चलता रहता है और उसी के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। फिर कोई भी परिवर्तन दिखता है तो चूंकि मन को तो स्वीकार है नहीं, वो स्वीकार करेगा नहीं। आप अभी अपना कुछ नियम बनाइए, पढ़ने के लिए बैठिए, अगर आपके अंदर उत्साह है तो आप पढ़ने के लिए बैठेंगे, लेकिन धीरे 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 वो उत्साह अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि आपने मन को एकदम से परिवर्तित करने की कोशिश की। मन एक दिन करेगा, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, चौथे दिन वो अपने आप उछड़ जाएगा। मन को परिवर्तन बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना। तो अन्य कारणों में एक ये भी है। भारत में रूढ़िवादिता के अब थोड़े प्रकार देख लेते हैं। भारत में रूढ़िवादिता को कम करने के कानूनी व संवैधानिक प्रयास आधुनिक शिक्षा, नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, तकनीकी विकास, संचार परिवहन साधनों के विकास, आर्थिक क्रिया की बहुलता आदि बहुत कुछ किया गया। फिर भी रूढ़िवादिता में उतनी कमी नहीं आई जितनी पहले सोची थी। इसके कुछ कारण इस प्रकार हैं। अब भारत में रूढ़िवादिता के प्रकार देख लें जो मुख्य तौर पर हैं और जिनसे हानियां होती हैं। ये है सबसे ज्यादा, देखिए, जातिगत रूढ़िवादिता, धार्मिक रूढ़िवादिता, लैंगिक यौन रूढ़िवादिता और क्षेत्रगत रूढ़िवादिताएं। इन चार को आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है दोस्तों। अभी तक तो हम समझ गए थे रूढ़िवादिताओं के प्रकार क्या है कैसा, तो भारत में हमको देखना है कि कैसे किस प्रकार की। जातिगत रूढ़िवादिता। भारत में अनेक जातियां विद्यमान हैं जिनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति में काफी भिन्नता है, जो काफी गहरी एवं प्राचीन है। ऐतिहासिक विकास के क्रम में विभिन्न जातियों में एक दूसरे के प्रति रूढ़िवादिताओं का विकास हुआ। ये बहुत समय से हो रहा है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, क्योंकि जाति जन्म पर आधारित व्यवस्था है। अब यहां पर समझिएगा, जाति जन्म पर आधारित व्यवस्था है, कर्म पर आधारित नहीं है। यानी आप जिस घर में हो गए उसी जाति के हो गए, आप काम कोई सा भी करते हो आपकी जाति वही रहेगी। ये है जाति व्यवस्था। किस पर आधारित? जन्म पर आधारित। कर्म पर आधारित जो ऋग्वैदिक काल में थी वो बेहतरीन थी। एक ही घर में बहुत सारे लोग होते थे। कैसे? पंडित जी भी हैं, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, शूद्र भी है, सबके अपने अपने काम बटे थे। जो जैसा काम करता था वो वैसा हो जाया करता था। लेकिन अब जो व्यवस्थाएं हैं वो जन्म पर आधारित है, इसीलिए अतः उसमें जातिगत गुण रोपण पहले से ही अन्य जातियों के द्वारा कर दिया जाता है, चाहे उसमें वह गुण हो या ना हो। पहले से ही, जैसे ही वो जन्म लेंगे उसके बाद थोड़े बहुत समझदार होंगे तो वो गुण अपने आप आ जाते हैं। इसके अलावा भारत में जातिवादी व्यवस्था का इतना कठोर विभाजन हुआ है कि खान पान, रहन सहन, आचार विचार, रीति रिवाज, संस्कार, परंपराएं, विवाह आदि में रूढ़िवादिताएं विकसित हुई जिनका कोई तार्किक आधार नहीं है। आज बिना जातियों के बीच सामाजिक दूरी काफी हद तक बनी हुई है, जिसमें भारतीय समाज में जातीय तनाव, संघर्ष की घटनाएं घटित होती रहती हैं। इसका मुख्य कारण है भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़िवादिताएं, पुरानी मान्यताएं, घिसी पिटी मान्यताएं। उनका कोई आज के समय में मतलब नहीं है, माने हुए चल रहा है। फेसबुक को उठा लीजिए, आप देखिए, आप जैसे ही वीडियो वाले सेक्शन पर आएंगे तो उसमें यही सब दिखता रहता है। धार्मिक रूढ़िवादिताएं। भारत एक बहुधर्मी देश है जहां विभिन्न प्रकार के धर्म, पंथ, संप्रदाय विद्यमान हैं।
प्रत्येक धर्म का उद्भव एवं विकास तत्कालीन समय की आवश्यकता की पूर्ति हेतु हुआ था। अतः उद्भव की दृष्टि से कोई भी धर्म बुरा नहीं। जब भी धर्म का उद्भव होता है, जैसा मैंने शुरुआत में बताया था दर्शन शास्त्र में, कि जब भी कोई भी धर्म होगा, उसका उद्भव होगा, उसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी खामियां नहीं होगी, सभी के अंदर मानवता आपको दिख जाएगी। अभी भी यदि धर्म के मूल स्वरूप को आप देख लो, चाहे वो कोई भी धर्म हो, उसके मूल में मानवता है, इंसानियत है। पर इनको एक तो मानने का तरीका सबका अलग अलग है। समस्या यहां पर है। आंतरिक रूप से तो ये बहुत बढ़िया है, सभी के सब बढ़िया है। बाह्य रूप से जो इनमें अलग अलग क्रियाएं हैं, अलग अलग पूजा पद्धति है, अलग अलग स्थल है, एक विवाद इनमें है। और इसके बाद जब ये इनकी स्थापना हो जाती है, तो स्थापना के बाद दूसरे दूसरे जो व्यक्ति आते जाते हैं, वो इसमें जो परिवर्तन करते जाते हैं, उन परिवर्तनों से, क्योंकि वो जो परिवर्तन होते हैं वो खुद के फायदे के लिए होते हैं। खुद के फायदे का मतलब यही होता है कि किसी का शोषण। फायदा आप कब उठाएंगे? तभी तो उठा पाएंगे फायदा। तो आप दूसरे का शोषण, तो आप फिर अपने हिसाब से नियम बना लेंगे, तब फिर जो धर्म है वो पतित होने लगता है ना। और उसमें फिर बहुत सारी क्रूतियां आ जाती हैं, वही रूढ़ी युक्तियां बन जाती हैं, रूढ़िवादिताएं बन जाती हैं। देखिए, तो हमने यहां क्या देखा कि अतः उद्भव की दृष्टि से कोई धर्म बुरा नहीं। दूसरा, प्रत्येक धर्म के दो पक्ष होते हैं, एक होता है आंतरिक और एक है बाह्य, क्योंकि सभी धर्मों के आंतरिक पक्ष समान है। अतः सभी धर्म मानव कल्याण को अपना परम लक्ष्य मानते हैं, जो बताया मैंने। समस्या केवल धर्म के बाह्य पक्ष को लेकर है। बाह्य पक्ष के अंतर्गत पूजा स्थल, धर्म ग्रंथ, धार्मिक कर्मकांड, उपासना पद्धति आदि आते हैं। लोग कहेंगे हमारी उपासना पद्धति अच्छी, हमारा धर्म ग्रंथ अच्छा है, हमारा एक तरीके से देखा जाए तो हम जो जिसकी पूजा करेंगे वो ज्यादा अच्छी, हमारी पूजा की पद्धति अच्छी है। हमारी अच्छी का मतलब ही यही हो जाता है कि दूसरे की शायद बुरी हो, तभी तो आपका अच्छा है। यदि आपका भी अच्छा है और उसका भी अच्छा है, आपको ज्यादा कोई इससे मतलब नहीं है, तो बढ़िया है काम। पर ऐसा होता नहीं है। बस उसके बाद फिर क्या होगा, जैसे एक धर्म में, अब इसको समझिए, इसको हम व्यवहारिक रूप से, एक धर्म में मांसाहार को प्रतिबंधित करता है। एक धर्म क्या करता है? मांसाहार को प्रतिबंधित करता है। पर दूसरा धर्म उसको बढ़ावा दे देता है। कोई धर्म देवी देवताओं की पूजा करता है, तो कोई धर्म निरीश्वरवादी है। तो इसका जो बाह्य रूप है ना दोस्तों, वो भिन्न भिन्न होने के कारण धार्मिक रूढ़िवादिता आती है। आंतरिक रूप सबका एक ही है, वो मानवता है, मानव है, इंसानियत। स्पष्ट है कि विभिन्न धर्मों के बाह्य पक्ष में विभिन्नता के कारण स्वाभाविक रूप से रूढ़िवादिता का विकास हो जाता है। इसके कारण विभिन्न धर्म एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भाव रखते हैं, जो कई बार सांप्रदायिक दंगों के लिए उत्तरदायी होता है। देख लीजिए, विश्व में यही तो चल रहा है ना। भारत में भी कई बार हमेशा देखने को पाते हैं, पहले भी बहुत ज्यादा देखने को पाया। लैंगिक यौन रूढ़िवादिता, ये वही है, पुरुषवादी को ज्यादा समझना, महिलाओं को कम समझना। लैंगिक आधार पर जो रूढ़ियां पाई जाती हैं, उन्हें ही लैंगिक या यौन रूढ़िवादिताएं कहा जाता है। भारतीय समाज में इस तरह की कई रूढ़िवादिताएं पाई जाती हैं, जैसे महिलाओं को घर का काम करना चाहिए और पुरुषों को बाहर का। एक बना हुआ है नॉर्मल बात। तो अब महिलाएं घर में ही रहेंगी, पुरुष बाहर जाएंगे। क्योंकि महिलाओं को घर से बाहर भी निकलना है, लेकिन धारणा तो पहले से ही बनी हुई है, महिला कुछ कर नहीं पाएगी। लड़कियां पराया धन होती हैं, महिलाओं को पुरुषों पर निर्भर रहने वाली मानना आदि मान्यताएं भारत में लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाती हैं। इसी कारण समाज में लिंगानुपात कम होता है। क्षेत्रगत रूढ़िवादिताएं, ये हमारे आज का लास्ट टॉपिक है दोस्तों। क्षेत्रीय रूढ़िवादिता का अर्थ किसी क्षेत्र विशेष की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उपजी रूढ़िवादिता से है। सामान्यतः देखा जाता है कि पंजाब और हरियाणा के लोगों को बलिष्ठ माना जाता है। ये क्षेत्रगत रूढ़िवादिताएं हैं। परंपरागत धारणा के अनुसार भी माना जाता था कि सामान्यतः उत्तर भारत के लोग बेईमान होंगे, दक्षिण भारत के लोग ईमानदार होते हैं, बिहार के लोग मेहनती होते हैं, पश्चिमी राजस्थान के लोगों को जुझारू माना जाता है। तो ये सभी क्षेत्रगत रूढ़िवादिताएं हैं। क्षेत्र को देखकर भी रूढ़िवादिताएं बना ली जाती हैं। आप मध्य प्रदेश में ही देख लीजिए। मध्य प्रदेश में यदि आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि अच्छा, इंदौरी है, तो इंदौरी का मतलब अच्छा या तो व्यापारी होगा, चालू होगा, इस तरीके से। वहीं जब आप चंबल क्षेत्री कहेंगे, अच्छा चंबल क्षेत्र खतरनाक होंगे, लड़ाई वाले होंगे, गर्म दिमाग वाले होंगे। वहीं यदि दूसरे वाले क्षेत्र को देख लें, अच्छा भोपाल के हैं, तो इस तरीके के जो चित्र हैं वो अलग तरीके से बन जाते हैं। जैसे बुंदेलखंड, अच्छा बुंदेलखंडी है, अच्छा रीवा के हैं, अच्छा तो एक अलग धारणा बन जाती है। यही धारणा जो है वह क्षेत्रगत रूढ़ि युक्तियां कहलाती। दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है वो अपने यहाँ पर समाप्त करते हैं। रूढ़िवादिता वाला जो आपका चैप्टर है वो यहाँ समाप्त हो गया है। अब हम मिलेंगे अगले किसी नए चैप्टर पर। रूढ़िवादिता वाला ये जो चैप्टर था दोस्तों, इसको
पूर्वाग्रह को, मनोवृत्ति को, विभेद को, चारों को बहुत अच्छे से कर लीजिए क्योंकि इससे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, नमस्कार, मिलते हैं।